हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स की जो सेकंड बुक है उसके न्यूमेरिकल करेंगे। पहला चैप्टर है सेकंड बुक में प्रकाश। प्रकाश में कुछ फॉर्मूले हमें याद रखने होंगे। जैसे गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, कोई गोलीय पृष्ठ है और उसके लिए हमने अपवर्तन का सूत्र निकाला था। जैसे ये मुख्य अक्ष है, इसका बिंदु जो मिड पॉइंट है, बीच का बिंदु वो ध्रुव है P। यहाँ पर एक बिंदु वस्तु O रखी थी, प्रकाश की किरण गई थी, विरल से सघन माध्यम में गई। फिर यहाँ पर वक्रता केंद्र से हमने अभिलंब खींचा था CAN, दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुकी थी, इसको पीछे हटाया था, यहाँ प्रतिबिंब बना था I। इस तरीके से यहाँ का अपवर्तनांक N1, यहाँ का N2, इसका जो हमने प्रूफ किया था वो आया था फॉर्मूला N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। N2 है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, N1 है पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और V प्रतिबिंब की दूरी, U वस्तु की दूरी, R वक्रता त्रिज्या। ये पृष्ठ से भी हो सकती है, लेंस से भी हो सकती है, डिपेंड करेगा डायग्राम पे। दूसरा फॉर्मूला पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। पतला लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। इसके लिए अपवर्तन का सूत्र है 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। कभी कभी n को हम 1n2 लिखेंगे, यानी कि n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, यानी कि फोकस दूरी मीटर में लेते हैं। जहाँ 1/f होगा उसको P लिख सकते हैं, और जहाँ P होगा उसको 1/f भी हम लिख सकते हैं। संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। अगर दो लेंस सटाकर रखे गए हों, अगर दोनों उत्तल हो, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अगर एक उत्तल होता दूसरा अवतल होता, तो दूसरा अवतल है तो यहाँ माइनस आ जाता, दूसरे में माइनस F2 हो जाता। दोनों अवतल होते तो दोनों में माइनस आ जाता। और अगर मैं लेंस की क्षमता निकालूँ, 1/f को हटाकर P लिखेंगे, 1/f1 का P1 प्लस 1/f2 का P2। अब आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ये मुख्य अक्ष है, एक छोटा लेंस होता है जिसका द्वारक छोटा होता है, इसको अभिदर्शक लेंस कहते हैं। एक आँख की तरफ बड़ा लेंस होता है जिसको नेत्रिका कहते हैं। इसमें दो लेंस है, और इसका जो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है वो m बराबर माइनस VO/UO इंटू 1 प्लस D/FE। अगर खगोलीय दूरदर्शी देखें तो खगोलीय दूरदर्शी जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, खगोलीय दूरदर्शी में जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो फॉर्मूला है माइनस FO/FE 1 प्लस FE/D। जहाँ E आ रहा है वो नेत्रिका के लिए है, FE का मतलब नेत्रिका के लिए फोकस दूरी, और FO का मतलब अभिदर्शक लेंस के लिए फोकस दूरी। खगोलीय दूरदर्शी का जो डायग्राम बनता है, इसमें अभिदर्शक लेंस का द्वारक और फोकस दूरी ज़्यादा होती है इसलिए बड़ा बनाते हैं, और नेत्रिका की तरफ के लेंस की फोकस दूरी द्वारक छोटा होता है इसलिए उसको छोटा बनाते हैं। अगर प्रतिबिंब अनंत पर बना तो m बराबर फॉर्मूला सिंपल ये रह जाएगा माइनस FO/FE। तो ये कुछ फॉर्मूले याद रहेंगे तो हम आसानी से न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। चलिए हम देखते हैं न्यूमेरिकल। देखिए पहला न्यूमेरिकल है कांच के उभय उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है। देखिए कांच का एक उभय उत्तल मतलब दोनों तरफ से उत्तल लेंस है, इधर से भी उत्तल है और इधर से भी उत्तल है। इसके दो पृष्ठ हैं, इनकी वक्रता त्रिज्या है। आपको पता है जैसे ये एक पृष्ठ अलग कर देंगे, दूसरा भी अलग कर देंगे इससे, तो एक वक्रता त्रिज्या इस साइड में बनेगी R1 और एक इस साइड में बनेगी R2। तो दाईं तरफ की वक्रता त्रिज्या प्लस की लेंगे और बाईं तरफ की हमेशा माइनस की लेंगे। तो वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 कहलाएंगी। पहली हमेशा प्लस लेंगे, दूसरी माइनस की। ये है पहली है 10 सेंटीमीटर और दूसरी है 15 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी f होती है, f है इसमें 12 सेंटीमीटर। कांच का अपवर्तनांक निकालिए। कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है n, तो हमें n इसमें निकालना है। तो फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। जो वैल्यू है उनको देख के भी हम फॉर्मूले का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो 1/f बराबर n की वैल्यू है, n तो हमें निकालना है, n-1 1/r1 है प्लस का 10 माइनस 1/r2 है माइनस का 15, और फोकस दूरी थी 12, तो f को हटा के हमने लिख दिया 12। तो 1/12 बराबर n-1 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/15। तो 1/12 बराबर n-1, 15 का और 10 में
30 में पहाड़ा चलेगा, 10 का पहाड़ा 30 में 3 बार चलता है, 10 तिया 30 प्लस 15 का 30 में 2 बार चलता है, 15 दूनी 30। 1/12 बराबर n-1, 3 और 2 5 हो गया, अपॉन में 30, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 1/12 बराबर n-1 इंटू 1/6। 6 को यहाँ ले आएंगे, 6/12 बराबर n-1 और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/2 इक्वल टू n-1, तो 1/2 माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 बराबर n बराबर इसके अपॉन में 1 ले लेंगे, 2 LCM आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 इसका अपवर्तनांक आ गया। नेक्स्ट सवाल, दो पतले लेंस है जिनकी क्षमता है, तो पहले लेंस की क्षमता होगी P1 और दूसरे की होगी P2। ये दी हुई है, पहले की प्लस 3.5 डायोप्टर और दूसरी माइनस 2.5 डायोप्टर, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। दो लेंस हैं, जैसे पहला प्लस है तो पहला उत्तल लेंस होगा और दूसरे की क्षमता माइनस की है तो दूसरा अवतल लेंस होगा। दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। इस संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात करिए। एक तो कुल क्षमता निकालनी है P और कुल फोकस दूरी निकालनी है F। तो पहले P बराबर फॉर्मूला हमें पता है P1 प्लस P2। P बराबर P1 की वैल्यू है 3.5 और P2 की है माइनस लगा देंगे प्लस की जगह 2.5, तो 3.5 में से 2.5 माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो क्षमता हो गई 1 डायोप्टर। अब फोकस दूरी 1/P हो जाएगी, तो 1/1, तो 1 1 जा 1 मीटर आ जाएगी फोकस दूरी, और सेंटीमीटर में कहेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगी फोकस दूरी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी का पतला उत्तल लेंस, एक पतला उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी F दी हुई है 60 सेंटीमीटर, उत्तल है तो प्लस की होगी। एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के पतले अवतल लेंस के संपर्क में रखा है। डायग्राम बना के ज़्यादा समझ आएगा। एक पतला उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी है 60 सेंटीमीटर, एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा है और उसकी फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर, तो अवतल की फोकस दूरी माइनस की होगी, यानी इसकी F1 मान लेते हैं, दूसरे की F2 होगी, वो 30 सेंटीमीटर दी हुई है। संपर्क में रखे हैं दोनों। संयुक्त लेंस निकाय की फोकस दूरी, एक तो फोकस दूरी निकालनी है और क्षमता निकालनी है और प्रकृति बतानी है, लेंस कैसा होगा, दोनों को मिलाकर कैसा लेंस बनेगा, उत्तल बनेगा या अवतल बनेगा। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर 1/F बराबर फॉर्मूला होता है 1/F1 प्लस 1/F2, तो 1/F बराबर 1/F1 की वैल्यू 60 है और F2 की -30 है, तो प्लस की जगह आ जाएगा -1/30। तो ऐसा नंबर नीचे LCM में लेंगे जिसमें दोनों का पहाड़ा चले। तो 60 में चल रहा है, 60 एकम 60, 30 का डबल 60, तो 60 का पहाड़ा 60 में एक बार चला तो 1 लिखा, माइनस 30 का पहाड़ा 60 में 2 बार चल रहा है तो 2 लिखा, तो 1/F बराबर -2 प्लस का 1, तो -1/60, तो F बराबर 60 एकम 60 और ये माइनस है तो -60 सेंटीमीटर आ गई पूरी फोकस दूरी। तो माइनस की फोकस दूरी आई, तो लेंस माइनस का मतलब अवतल लेंस है, अवतल लेंस है तो लेंस कैसी होगी प्रकृति, लेंस की प्रकृति अपसारी होगी। उसके बाद क्षमता निकालनी है, P बराबर 1/F होता है, लेकिन सेंटीमीटर में है तो 100/F होगा और 100/F की वैल्यू है -60, 0 से 0 कैंसिल, -10/60 और ज़्यादा करें तो उसे 6 से डिवाइड कर लें, पॉइंट लगाएंगे, नहीं 6 एकम 6 बचा 4, 6 छंग 36, 6 छंग 36, ऐसे ही चलता रहेगा, डायोप्टर आ जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा फॉर्मूला कौन सा लिखना है। वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से, कोई बिंदु है और ये बिंदु स्रोत है, प्रकाश के कांच के किसी गोले पृष्ठ पर पड़ता है। वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश, इस बिंदु स्रोत से प्रकाश किसी कांच के गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। देखिए गोलीय पृष्ठ है कांच का और इस बिंदु स्रोत से इस पर प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, वायु से प्रकाश कांच में जा रहा है। वायु का अपवर्तनांक अगर n1 माने तो कांच का क्या होगा n2। तो जो किसी कांच के गोले पृष्ठ पर पड़ता है और ब्रैकेट में लिख रहा है n = 1.5, यानी कि जो कांच है उसका अपवर्तनांक है 1.5।
और वक्रता त्रिज्या जो आर है वो है 20 सेंटीमीटर। प्रकाश स्रोत से कांच के पृष्ठ की दूरी है, डिस्टेंस लिख लेंगे 100 सेंटीमीटर। पूछ रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये बिंदु है, बिंदु वस्तु की दूरी u हो गई, और u जो डिस्टेंस है वो u कहलाएगा, और u है हमारा 100 सेंटीमीटर। u हमेशा माइनस का लिया जाता है। तो आपने देखा यहाँ n2 है 100 और n2 है 1.5 और वायु का अपर्तनांक n1 हो जाएगा 1। तो फॉर्मूला n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। सिंपल फार्मूला लग रहा है। तो n2 की वैल्यू है 1.5 और v हमें निकालना है कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये बताना है। माइनस n1 वायु का अपर्तनांक 1 है और दूरी है u माइनस 100 बराबर n2 है 1.5 माइनस n1 था 1 अपॉन वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से 1.5 अपॉन वी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 100। 1.5 में से 1 लेस करो, 0.5 अपॉन 20, पॉइंट हटाओगे तो 200। तो 1.5 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन 100 इक्वल टू 5 अपॉन 200। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो 1.5 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन 40 प्लस का इधर आके माइनस का 1 अपॉन 100। तो 1.5 अपॉन वी इक्वल टू, यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं 40 में और 100 में, 200 में दोनों का पढ़ा चलेगा, 40 पंजे 200 हो जाएंगे और 100 का डबल 200 हो जाएगा। 1.5 अपॉन वी इक्वल टू 3/200। तो यहाँ से इसकी क्रॉस गुणा कर लेते हैं। 1.5 की मल्टीप्लाई होगी 200 में और बराबर 3 की होगी वी में। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, 300 हो गया और ये 3 गुणा में था भाग में चला गया। तो v बराबर 3 1 जा 3 यानी 100 सेंटीमीटर दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार ये क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये एक क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी पर। हमने भी खगोलीय दूरदर्शी के फॉर्मूले पढ़े थे। आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये तब पढ़ा था जब प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, और अगर दूरी अनंत हो जाए तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला था माइनस एम एफ ओ अपॉन एफ ई। एम को समझेंगे, एम है आवर्धन क्षमता, कैपिटल एम आवर्धन क्षमता है। एफ ओ अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, एफ ई नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, और डी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होती है। सवाल देखिएगा, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्र लेंस की फोकस दूरियाँ। पहले अभिदृश्य की फोकस दूरी है तो उसको एफ ओ बोलेंगे, वो कितनी है 2 मीटर, और फिर नेत्र लेंस की फोकस दूरी है उसको बोलेंगे एफ ई, वो है 0.05 मीटर। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। आवर्धन क्षमता होती है एम निकालना है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। पहला एम जो है कितनी दूरी पर बने, डी की वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, यानी डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद एम का फॉर्मूला होगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस डी एफ ई अपॉन डी। तो यहाँ से m बराबर माइनस एफ ओ की वैल्यू है 2 और एफ ई की वैल्यू थी 0.05 और 1 प्लस एफ ई 0.05 अपॉन डी है 25। तो यहाँ से आगे m इक्वल टू, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 200 हो जाएगा, 200 अपॉन 5, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 1 प्लस 5 अपॉन ये 25 इंटू 100। यहाँ से फिर उसके बाद ये हम मीटर में निकाल रहे हैं, सारा कुछ मीटर में दिया हुआ है। 5 चौक 20, ये 40 हो जाएगा। m इक्वल टू -40 और 5 पंजे 25, 1 प्लस 1 अपॉन 500 हो जाएगा। m इक्वल टू, ये 2 मीटर था फोकस दूरी, ये 0.05 मीटर था, मीटर में ही रखी हुई है हमने। -40 और 500 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 500 प्लस 1 501 हो जाएगा, और यहाँ 0 से 0 कट जाएगी। उसके बाद m इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 0 0, 4 पंजे 20 और अपॉन में 50। तो m इक्वल टू 5 चौक, यहाँ पे 5 चौक 20, यहाँ पे हम 5 से 2004 को 5 चौक 20
या एक ज़ीरो बचेगा, ज़ीरो यहाँ ले जाएंगे, 4 होगा। फिर उसके बाद तो हम इसको लगभग ये 40.8 करके इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर दूसरा पॉइंट हम निकालें, आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई निकालेंगे। तो माइनस एफ ओ की वैल्यू है 2 मीटर और एफ ई की वैल्यू है 0.05। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 200, तो 200/5 इक्वल टू -40 हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार ये वाला क्वेश्चंस भी पूरे हो गए प्रकाश वाले। आगे चलते हैं। चैप्टर जो है हमारा तरंग प्रकाशिकी, वहाँ पे एक फॉर्मूला आया है कि पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक n है। n क्या है? c/v, यानी कि प्रकाश की चाल, एक तो निर्वात में प्रकाश की चाल, और अपॉन v है माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो सवाल पढ़ेंगे उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, यानी n हमें निकालना है जिसमें प्रकाश की चाल इतनी है। उस पदार्थ का अपवर्तनांक निकालिए जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल पदार्थ में v होती है, कितनी दी हुई है? 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो n निकालना है। n का फॉर्मूला है c/v। c की वैल्यू निर्वात में सबको पता है 3 × 10⁸, और नीचे लिखेंगे 2.3 × 10⁸। 10⁸ से 8 कट गई, पॉइंट हटा के 30 हो गया ऊपर, 30/23 डिवाइड करेंगे, 23 × 1 = 23, यहाँ 7 बचेंगे, 70 हो जाएगा पॉइंट लगा के, 23 × 3 = 69, तो n का वैल्यू हो गया 1.3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समान आवृत्ति की दो तरंगें। देखिए यहाँ पर अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का फॉर्मूला लगेगा आई मैक्सिमम का होता है a1 + a2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम का होता है a1 - a2 का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है प्रकाश के व्यतिकरण से आया है। क्या होता है, जैसे दो तरंगे हैं, इनकी आवृत्ति एक समान है। आवृत्ति मतलब जितनी साइकिल पहली बनाएगी उतनी दूसरी बनाएगी। आयाम होता है अधिकतम मान। इसका अधिकतम मान है a1, इसका अधिकतम मान है a2। जब एक दूसरे में अध्यारोपित हो जाएंगी यहाँ पे, तो यहाँ से कुछ बिंदु पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होगी और कुछ पर अधिकतम। जो अधिकतम होगी उसको आई मैक्सिमम कहेंगे। इसका फॉर्मूला होगा a1 + a2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम का a1 - a2 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखते हैं। समान आवृत्ति की दो तरंगे हैं, दोनों की आवृत्ति समान है, जिनके आयामों का अनुपात, आयाम होता है a1, पहले का a1 और दूसरे का a2। अनुपात कितना दिया हुआ है सवाल में? आयामों का अनुपात 3:5 है। एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, यानी कि एक दूसरे में अध्यारोपित हो गई। परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालिए, यानी आई मैक्सिमम अधिकतम, यानी कि आई मिनिमम यानी न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का जो अनुपात होगा वो होगा a1 + a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 - a2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने a1 अनुपात a2 हमें दिया हुआ है, यानी a1/a2 की वैल्यू है 3/5। अगर मैं यहाँ से a1 निकालूँ तो 3 इसके साथ कुछ लेना पड़ेगा 3x, और a2 निकालूँ तो 5 है तो 5x। तो रख दीजिए a1 की वैल्यू 3x + 5x, a2 की वैल्यू इसका स्क्वायर, और यहाँ पे 3x - 5x का स्क्वायर। 3 और 5 8x का होल स्क्वायर, 3 प्लस का है 5 माइनस का है तो माइनस का 2x का होल स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, ऊपर 16 आ गया नीचे 1। तो अनुपात आ गया अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का 16:1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा यंग के प्रयोग के ऊपर। यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। यंग ने क्या बताया था, थोड़ा सा समझ लेते हैं। यंग ने एक पहला पर्दा लिया, उसमें एक रेखा छिद्र S खोला। दूसरा पर्दा लिया जिसमें दो रेखा छिद्र आमने इसके ठीक सामने ना होकर ऊपर और नीचे समान दूरी पर दो रेखा छिद्र खोले, S1 और S2। और तीसरे पर्दे पर एकांतर क्रम में, एकांतर मतलब एक के बाद दूसरा, ब्राइट और डार्क फ्रिंजे एकांतर क्रम में दिखाई दे रही है, मतलब दीप्त और अदीप्त अगर कहें तो यहाँ पर जो ये पर्दा है S1 S2, इनके जो रेखा छिद्र है इसके बीच की दूरी को स्मॉल डी कहते हैं, और इस पर्दे से जहाँ पर फ्रिंजे बन रही है उसकी दूरी को कैपिटल डी कहते हैं।
जो तरंग चलती है, जो तरंग यहाँ से चलेंगी, इनकी जो लंबाई होती है उसको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य होता है लैम्डा। और जैसे दो ब्राइट फ्रिंज हो इनके बीच की दूरी, या फिर दो डार्क फ्रिंज हो इनके बीच की दूरी को, उसको बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई, और फ्रिंज की चौड़ाई को हम यहाँ बीटा से लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डी लैम्डा अपॉन डी। तो हम सब के बारे में जान चुके हैं। स्मॉल डी रेखाछिद्र S1 और S2 के बीच की दूरी, लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, कैपिटल डी रेखाछिद्रों से पर्दे की दूरी, और बीटा फ्रिंज की चौड़ाई। अब सवाल देखते हैं। 1 मिलीमीटर दूरी पर पृथक कर दो स्लिट है S1 और S2, इनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। यानी कि S1 S2 के बीच की दूरी स्मॉल डी होगी, वो है 1 मिलीमीटर। दो स्लिटों को 6.5 गुणा 10⁻⁷ मीटर तरंग दैर्घ्य के, तो तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा, कितनी है 6.5 गुणा 10⁻⁷ मीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश द्वारा प्रदीप्त किया गया। स्लिटों से 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे, स्लिटों से पर्दा कितनी दूरी पर रखा है, डी की वैल्यू है 1 मीटर। पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें दिखाई देती है, यहाँ पर फ्रिंजें बनेंगी। तीसरी अदीप्त और पांचवी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी निकालिए। देखिए जो फ्रिंजों के बीच की दूरी मैं डेल्टा एक्स से लिख दूंगा। एक तो पांचवी तो है दीप्त, तो x5, और तीसरी है अदीप्त, तो x3। इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, जो दीप्त फ्रिंज के लिए फॉर्मूला है वो xn बराबर n डी लैम्डा अपॉन डी, और जो दीप्त फ्रिंज है उसके लिए जो पथांतर है xn इक्वल टू है n डी लैम्डा बाई डी। यानी कि जो फॉर्मूला था ना फ्रिंज की चौड़ाई का डी लैम्डा अपॉन डी, उसमें n लगाएंगे दीप्त फ्रिंज के लिए, और अगर अदीप्त हुई तो उसमें n की जगह आएगा 2n-1 और लैम्डा बाई 2 हो जाएगा डी अपॉन डी। अब देखिए हमें दो फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालनी है। एक तो दीप्त फ्रिंज है पांचवी और एक अदीप्त फ्रिंज है तीसरी। तो दीप्त फ्रिंज के लिए फॉर्मूले में n है, यहाँ n है, तब जब यहाँ 5 है तो यहाँ हो जाएगा 5 डी लैम्डा बाई डी माइनस। अब तीसरी है अदीप्त, तीसरी अदीप्त के लिए यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ 3 आएगा, क्या आएगा 2 इंटू एन की जगह 3-1 इंटू लैम्डा बाई 2 और डी अपॉन डी। अब इस तरह से सवाल चलेगा 5 डी लैम्डा अपॉन डी माइनस 3 दूनी 6 में से 1 घटाओ 5, तो 5 लैम्डा बाई 2 और इंटू में डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ से डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी दोनों में आ रहा है, कॉमन आ गया डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पे 5 है माइनस यहाँ 5/2 है, तो 5 में से 5/2 निकालेंगे तो 5/2 रहेगा, और डी अपॉन डी लैम्डा बाई डी रहेगा। इसके बाद 5/2 कैपिटल डी की वैल्यू है यहाँ पे 1 मीटर, सब कुछ मीटर में होना चाहिए, और लैम्डा की वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁷ और अपॉन स्मॉल डी देखिएगा यहाँ स्मॉल डी की वैल्यू है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को उठा के आएगा 10⁻³ मीटर। जब भी मिलीमीटर हो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ लगाते हैं, तो यहाँ आएगा 1 गुणा 10⁻³ उसके बाद अब क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लेते हैं। 5 जा 25, 2 कैरी हो गए, 5 6 जा 30 और 2 32, और 10⁻⁻7 10⁻³ ऊपर जाके प्लस का 3 और अपॉन में है 2, तो 32.5 अपॉन 2 और 10⁻⁻4, ये आ गया हमारा पथांतर। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा ये आ गया 16.25 इंटू 10⁻⁻4, और ये मीटर में आएगा। इस प्रकार यहाँ तक क्वेश्चन पूरे हुए। फिर चैप्टर है हमारा प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति में जैसे कोई धातु का पृष्ठ है उस पर प्रकाश डालते हैं तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कार्यफलन होता है। इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है, और इलेक्ट्रॉनों को दी जाने वाली ऊर्जा फोटॉन की ऊर्जा होती है ई। इसका फॉर्मूला होता है Hc अपॉन लैम्डा। और अगर कार्यफलन की बात करें हम, कार्यफलन तो फाई नॉट लिखते हैं, इसको लिखते हैं Hc अपॉन लैम्डा नॉट, और जो c अपॉन लैम्डा है इसको बोलते हैं न्यू। न्यू होती है हमारी देहली न्यू होती है आवृत्ति, आवृत्ति बराबर c बाय लैम्डा। अगर यही देहली आवृत्ति हो जाए तो न्यू नोट हो जाएगा c अपॉन लैम्डा नोट, ये देहली तरंग दैर्घ्य हो जाएगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला 6000 एंगस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्घ्य होते हैं लैम्डा, और कितना है 6000 एंगस्ट्रॉन्ग
के फोटान की ऊर्जा निकालिए। ऊर्जा मतलब ई निकालनी है। एंगस्ट्रॉन्ग में हम वैल्यू नहीं पुट करते, एंगस्ट्रॉन्ग को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -10 से गुणा करते हैं। तो ई का फॉर्मूला होता है एच सी बाय लेमडा। एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 और सी की वैल्यू होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 और लेमडा की वैल्यू होती है 6000 गुणा 10 की पावर -10। जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक ज़ीरो आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 66 गुणा, साथ में है 3 और गुणा 10 की पावर 34 में से 8 घटाओ माइनस का 26 और नीचे 6000 गुणा 10 की पावर 10 माइनस की 10 है, प्लस की 1 है तो माइनस की 9 रह गई और यहाँ से 6 से कट कर दो, 6 1 जा 6 1 जा 6, 11 3 जा 33 और ऊपर 10 की पावर -26, 10 की पावर -9 ऊपर जाके प्लस की 9 और नीचे एक के पास कितनी जीरो है 1 2 3, तो 10 की पावर ये 3 है तो यहाँ से 33, 10 की पावर -26 में से +9 ऐड करो तो यहाँ से -17 प्लस का 3 ऊपर जाके माइनस का 3, 33 इंटू 10 टू द पावर -20, ये हो गई इसकी ऊर्जा। उसके बाद एक सवाल है दे ब्रोगली तरंग धैर्य का कि जो प्रकाश होता है वो कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है और प्रकाश की तरंग धैर्य का फॉर्मूला है लैम्डा बराबर h/p। h तो प्लांक नियतांक है, इसका मान हमेशा यही रहेगा 6.6 गुणा 10 की पावर -34 जूल पर सेकेंड और p है संवेग, संवेग का फॉर्मूला होता है mv, तो लैम्डा बराबर h/mv भी आ सकता है। तो अब सवाल देखेंगे 200 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद। सवाल में दिया हुआ है द्रव्यमान और द्रव्यमान को हम लिखते हैं m से। m कितना है हमारा 200 ग्राम, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से, वेग दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। इससे संबंधित दे ब्रोगली तरंग धैर्य यानी लैम्डा निकालना है। सवाल को करने से पहले ग्राम में नहीं लगाते, किलोग्राम में लगाते हैं। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10 की पावर -3 से गुणा कर दो या 1000 से भाग कर दो, बात एक ही है। ये मीटर में है, सेकंड में है, बिल्कुल सही है। तो लैम्डा निकालना है, लैम्डा बराबर h/p, लेकिन p नहीं दिया तो h/p की वैल्यू mv, h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, m की वैल्यू है 200 गुणा 10 की पावर -3 और वेग है 30। यहाँ से अगर हम इसका पॉइंट हटाए तो एक और जीरो आ जाएगी, 66 हो गया और ये 3 दूनी कितने हो गए 6 और 2 जीरो इसके पास है, 2 जीरो इसके पास है, तो 10 की पावर 4 और आगे है 10 की पावर -3 और यहाँ 10 की पावर है ऊपर -34, 6 से काटेंगे तो 11 आएगा, तो 11 गुणा 10 की पावर -34 और अपोन में 4 में से 3 घटाओगे 1, यानी कि 10 की पावर 1 ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो 11 गुणा 10 की पावर -35 तरंग धैर्य आ गई इतने मीटर। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर 3 से 2 हो। देखिए हाइड्रोजन परमाणु में अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। इसने कहा अगर ऊर्जा स्तर 3 से 2 हो, यानी कि जो प्रकाश का फोटान है वो 3 से 2 में आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी में आ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, परमाणु वाला चैप्टर है। तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति को आर और सी के पदों में लिखिए। तो आपको तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला लिखना है और आवृत्ति न्यू का फॉर्मूला लिखना है। तो 1/λ बराबर एक फॉर्मूला होता है आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे 1/λ बराबर आर तो आर रहना है, 1/n1 ये पहली कक्षा n1 है, ये दूसरी कक्षा n2 है। n1 की जगह 2 होगा, 2 का स्क्वायर माइनस n2 की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो 1/λ बराबर आर 1/2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 1/λ बराबर आर 9 चौक होते हैं 36, 9 एकम 9 माइनस 4 एकम 4। तो 1/λ बराबर आर 9 में 4 घटाओ 5/36। तो यहाँ पर 1/λ बराबर 5 r/36 आया। अगर लैम्डा निकालें तो उल्टा हो जाएगा 36/5 आर। तो ये आ गया लैम्डा। अगर हमें आवृत्ति निकालनी है न्यू, तो न्यू बराबर फॉर्मूला होता है c/λ, c/λ। तो c तो c रखेंगे, 1/λ का फॉर्मूला था ऊपर ही लगा देंगे 5 r/36। तो आंसर आ जाएगा 5 r, साथ में c भी है, अपॉन में 36। उसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, पहली कक्षा यानी E1 में जो ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है
दूसरी कक्षा में ऊर्जा कितनी होगी, दूसरी कक्षा की ऊर्जा पूछ रहा है। देखिए एनवी कक्षा जो होती है उसकी ऊर्जा होती है माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर, और माइनस आर एच और सी अगर इन तीनों की वैल्यू पुट करें तो डायरेक्ट आंसर आता है 13.6 और अपॉन में है एन स्क्वायर। तो मुझे दूसरी कक्षा की ऊर्जा निकालनी है, तो यहाँ पे माइनस 13.6 अपॉन दूसरी के लिए एन की जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 13.6 अपॉन 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ गया। और अगला जो न्यूमेरिकल है वो नाभिक चैप्टर से है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन कहा जाता है, और इनको नाभिक से बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो बंधन ऊर्जा कहलाती है। और इसमें एक होता है द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति, इसमें द्रव्यमान क्षति क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान में से अगर हम नाभिक का द्रव्यमान माइनस कर दें तो ये आती है द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम, और डेल्टा एम में अगर 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गुणा कर दें तो ये आती है बंधन ऊर्जा। और अगर बंधन ऊर्जा को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से डिवाइड कर दें तो ये आती है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। सवाल देखते हैं। बेरिलियम है बी, परमाणु क्रमांक 4, परमाणु भार 9 का परमाणु द्रव्यमान 9.01267 एमयू है। इसकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा निकालनी है हमें। तो इसमें दिया है एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान, एम एन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और एक एमयू का मान है 931। हमने देखा जो नीचे होता है ये होता है परमाणु क्रमांक Z, और ऊपर जो होता है परमाणु भार ये A होता है। तो सबसे पहले निकालेंगे Z जो होता है, इसमें इससे पता लग जाते हैं हमें इसमें कितने प्रोटॉन है। प्रोटॉन है 4, इलेक्ट्रॉन भी 4 है, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो A में से Z को माइनस करके आता है। A कितना है 9, Z है 4, तो कितना आएगा न्यूट्रॉन 5। चलिए सबसे पहले मैं इसमें निकाल लेते हैं। इसमें सबसे पहले 4 प्रोटॉन है, तो 4 प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 4 प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, तो 4 गुणा, और प्रोटॉन का द्रव्यमान इसमें कितना दिया है एम पी कितना दिया है देखेंगे, 4 गुणा एम पी का वैल्यू लगाया 1.00728, तो ये आया 4 8 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, हासिल 1, 4 7 28 और 1 29, हासिल 2, 4 0 2, 4 0 0, 4 एकम 4। 4 प्रोटॉन का आ गया। अब 4 न्यूट्रॉन का निकाल लीजिए। 4 गुणा एम एन करेंगे जो न्यूट्रॉन का दिया हुआ है। न्यूट्रॉन का कितना दिया है सवाल में, 1.00867, तो 4 7 28, हासिल 2, 4 6 24 और 2 26, हासिल 2, 4 8 32 और 2 34, हासिल 3, 4 0 3, 4 0 0, 4 एकम 4। 4 न्यूट्रॉन का भी दे दिया, और 4 इसमें न्यूट्रॉन हमारे पास 5 थे, तो 5 ही निकालना पड़ेगा हमें, 5 न्यूट्रॉन का निकालना पड़ेगा। 5 7 यहाँ पे मैं दोबारा कैलकुलेशन कर देता हूँ। 5 7 35, 3 5 6 30 और 3 33, 3 5 8 40 और 3 43, 4 5 0 4, 5 0 0, 5 एकम 5। तो 4 न्यूट्रॉन और 4 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमें दे दिया। दोनों को मिलाकर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। ये था 4.02912, और दूसरा है हमारे पास 5.04335, दोनों को ऐड करेंगे प्लस करेंगे, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 9 और 3 12, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 0 5 4 9। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आ गया। उसके बाद इसमें हम निकालेंगे द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है इसमें से हम नाभिक का द्रव्यमान माइनस कर लेंगे, नाभिक का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आया 9.07247, और पूरे नाभिक का सवाल में दिया हुआ था। नाभिक का जो द्रव्यमान है इसमें नाभिक का द्रव्यमान हमें अभी निकालना पड़ेगा। नाभिक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, नाभिक का द्रव्यमान वो होगा पूरे परमाणु के द्रव्यमान में से। अगर परमाणु का दिया हुआ है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो माइनस करना पड़ेगा। परमाणु का द्रव्यमान माइनस 4 इलेक्ट्रॉन थे, और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो दिया है वो माइनस कर लेंगे। तो परमाणु का है
0.1267 माइनस 4 गुणा इलेक्ट्रॉन का है 0.00055। तो माइनस करेंगे तो 9.01267 में से 4×5 = 20, 4×5 = 20 और 2 22, 40200, तो ये आएगा। तो माइनस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी 9 यहाँ से हम जब इसको माइनस करेंगे तो 7 में 0 घटाएंगे 7, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 12 में से 2 में 2 घटाएंगे 0 और 1 0, ये आएगा। यानी कि नाभिक का द्रव्यमान हो जाएगा 9.01247। ये इसमें से माइनस कर लेंगे तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम आ जाएगी हमारी। ये हमारी जो है जब आप माइनस करेंगे तो 0.062 AMU आ जाएगी। अब द्रव्यमान क्षति में अगर हम द्रव्यमान क्षति से हमारी आएगी बंधन ऊर्जा। द्रव्यमान क्षति में 931 की गुणा कर लीजिए। तो द्रव्यमान क्षति 0.062 में 931 की गुणा कर ली, बंधन ऊर्जा आ गई। और प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा, प्रति जो निक्लोन बंधन ऊर्जा है वो बंधन ऊर्जा को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से डिवाइड कर दीजिए। तो बंधन ऊर्जा आई 0.062 गुणा 931 और कुल इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे 9 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6.41 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक लास्ट क्वेश्चन और समझ लेंगे अर्धचालक का। ये सवाल बड़ा आसान है। अर्धचालक में हमने पढ़ा था पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड में क्या होता था, जब एक पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक से जोड़ देते हैं तो पीएन संधि डायोड बनता है। पीएन संधि डायोड में यहाँ अवक्षय परत बनती थी जिसमें आवेश वाहक नहीं होते, जो आवेश वाहकों को पी से एन में और एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में जाने नहीं देती। और डायोड को जब हम ऐसे बनाते हैं तो इसको दो तरीके से बैटरी जोड़ी थी, एक बार पी को प्लस से और एन को माइनस से। तो जब यहाँ बैटरी का धन सिरा पी से जुड़ा हो और ऋण सिरा बैटरी के एन डायोड के एन क्षेत्र से जुड़ा रहता है तो ये अग्रभिनत होता है, इसमें करंट बहता है। अगर यही मैं उल्टा कर दूँ इसकी डायरेक्शन, बैटरी सेम जोड़ी रहे प्लस और माइनस, लेकिन अब ये एन हो गया और ये पी, एन को प्लस से जोड़ दिया तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो इसको ध्यान में रखते हुए सवाल को कर लेंगे। यहीं से समझा देते हैं। चित्र में प्रदर्शित परिपथ में 2 डायोड हैं, D1 और D2। ये देखिए एक डायोड D1 इधर को है और D2 इस साइड को है। प्रत्येक का अग्र बायस प्रतिरोध, दोनों का प्रतिरोध जो है अग्र बायस में वो कितना है 50 ओम है और पश्च बायस में अनंत है। यानी अग्र बायस में जब ये अग्रभिन्नत होगा तो उसकी जगह 50 आएगा और उत्क्रम होगा तो उसकी जगह अनंत लिख देंगे। 100 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, ये जो 100 ओम है इससे कितनी धारा बह रही है देखना है। तो देखिए बैटरी का धन सिरा, देखिए ये P है इसका और ये N है, इसमें उल्टा है, ये P है और ये N है। तो ये पॉजिटिव को पॉजिटिव, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, प्लस को P से जब जोड़ा हो तो ये अग्रभिन्नत है और प्लस को N से जोड़ा तो ये उत्क्रम अभिन्नत है। इसमें धारा नहीं बहेगी, उसमें बहेगी। यानी कि सिंपल डायग्राम ये वाली लाइन और ऊपर वाली बना लेंगे, बीच वाली गायब हो जाएगी। तो ये वाला डायोड 150, 100 और बैटरी। अच्छा, इस डायोड का जो प्रतिरोध है वो कितना लगाना है अग्रभिन्नत में 50, इसकी जगह 50 लिखा। 50 को 150 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा और फिर ये भी एक ही, इसमें तीनों में एक ही धारा बह रही है तो 100 को भी श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 300 ओम प्रतिरोध हो गया टोटल। और हमें निकालनी है धारा बराबर होता है वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध। वोल्टेज है 6 और प्रतिरोध है 300, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया। इस प्रकार आपके मेन न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे से करने वाले हैं एग्जाम में। ऑल द बेस्ट।